नीट को लेके समाज में बड़ा वो है कि बहुत महंगा है। मोटो ही है एब्सटेनियस ऑलवेज टुगेदर। रोबोटिक स्पाइन काफ़ी ज़्यादा इन वोग है। ये एडिक्शन और रिहैब होना चाहिए। ये हमारी जो बहुत स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम सेल्फ मेड सेलिब्रिटीज़ हैं शहर के, उनको लेकर के आ रहे हैं और ऑलमोस्ट वे आर टचिंग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, बहुत ही लीडिंग न्यूरो और स्पाइन सर्जन है, जो कि शायद आज की डेट में बहुत बड़ी ज़रूरत है हम सब के लिए। सर, आपका स्वागत है आज के स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा इश्यू है कंट्री में ऑलमोस्ट सबके लिए। तो एजुकेशन से लेकर के और हम लाइफ स्टाइल तक कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें टच कर जाएं। शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से, जो सवाल शायद हर बच्चे की ज़िंदगी में एक बार आता है कि बड़ा होकर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या फिर डॉक्टर बनेगा। तो मैं जो देख रहा था आपकी जर्नी, वो जर्नी काफ़ी जो है वो डिफरेंट है। मतलब समवन हु गोज टू सैनिक स्कूल, द फर्स्ट चॉइस इज टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस। कैसे वहाँ से स्विच होकर के आप एक डिफरेंट प्लान में चले जाते हैं, एक डॉक्टर बनते हैं, फिर न्यूरो की ओर जाते हैं? इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? सर, सबसे पहले सर थैंक यू आपको सर, आपने इस लाइक को जो समझ। और जर्नी स्टार्ट होती है सर मेरी यूपी में एक ज़िला है सोनभद्र, और रॉबर्ट्स इंडियन था वहाँ पे। को एग्ज़ाम दिया मैंने और 7th में सैनिक स्कूल लखनऊ पहुँचा। वहाँ से हमेशा से मन था कि जब कोई पूछता था बचपन में क्या बनोगे, फाइटर पायलट बनेंगे। हाँ, ये वही मैं कह रहा था। तो जवाब यही देते थे कि फाइटर पायलट बनेंगे। बट जैसे जैसे जर्नी ग्रो करी तो घर में मेरे बड़े भाई हैं और वो मेडिकल की तैयारी करते थे। एंड बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट, पढ़ने में बहुत अच्छे, बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट, और यूपी बोर्ड के मेरिट होल्डर। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि मैं भैया की तरह ही आगे नॉलेज दूँ और इस चीज़ में आगे बढ़े। तो वो जो आपका सवाल था कि यहाँ से स्विच कैसे हुए, तो भैया को देख के ज़्यादा इंस्पायर हुआ और फिर समाउट वहाँ से। सी 12th सैनिक स्कूल से हुआ होगा। नेचुरल सी बात है कि उस समय तो प्रिपरेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म रहा नहीं होगा। फिर तो नीट तभी CPMT होता था, तब से PMT और PMT ऑल इंडिया PMT होता था। तो उसको क्रैक करने के बाद में उस टाइम पे जब 12th तक पढ़े तो सारे स्कूल में कोई ऐसा कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता है जो पढ़ना है स्कूल के अंदर पढ़ना है। कर सैनिक स्कूल से बाहर आए, फिर तैयारी करी, फिर ऑल इंडिया PMT COC मेडिकल से, फिर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, MBBS कंप्लीट किया वहाँ पे। MBBS के लिए मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोयम्बतूर में गया। वहाँ पे टोटली अलग संस्कृति थी, यूपी के रहने वाले, और फिर तमिलनाडु में पहुँचे तो सब कुछ अलग था, खाना पीना से लेके रहन सहन सब कुछ अलग था। बट स्टिल मैं फील करता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में हमेशा जो एक ट्रांजिशन होना चाहिए ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपके आउटलुक को ब्रॉडन कर दी। एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था कि अपने स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाके DVS किया भी, तो उससे काफ़ी आपका जो सोचने का तरीका है वो भी ब्रॉडन होता है, और आप एक डिफरेंट तरीके से दूसरे कल्चर्स को भी जानते हैं, समझते हैं, तो आगे वो आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट देता है। थोड़ा सा हम वापस चलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेट करता है सैनिक स्कूल, और स्पेशली आपका अल्मा मेटर सैनिक स्कूल लखनऊ। यूपी सैनिक स्कूल बराबर हम लोग बहुत गए हैं, बहुत वर्कशॉप्स की हुई हैं। एक अलग अलग वाइब्स है, एक अलग ही माहौल, अलग कल्चर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब उस स्कूल से निकल गए, उसके बाद में जो आपका एक पूरा एक क्लैन या जो फ्रेटर्निटी डेवलप है, या जो अब सैनियन शब्द में ही बहुत जादू सा है,
तो थोड़ा सा हम और उस स्कूल को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि 7th क्लास में अगर कोई बच्चा जाता है और 12th करके निकलता है तो स्कूल के जो मेमोरीज है बहुत स्ट्रांग होती है। सैनिक स्कूल की लाइफ में ना, अगर एक लाइन में कहे तो उसने पूरी दुनिया मेरी बदल दी। डिसिप्लिन के साथ में जो वहाँ से वो दोस्त मिले, जो सीनियर्स मिले, वो कहते हैं हमारा मोटो ही है, अब सीनियर्स ऑलवेज टुगेदर। तो एक जो मोटो है ना, उसको बिल्कुल चरितार्थ करता है कि वी आर ऑलवेज टुगेदर, और वो बॉन्डिंग आज तक है। इवन मेरे पर्सनल लाइफ में भी, इफ समवन कम्स फ्रॉम सैनिक स्कूल, इफ ही सेज और शी कि आई एम फ्रॉम यूपीएसएस, तो वो अलग स्टाफ ऑल्सो मेरा वो जानता है कि ये इनका इनसे अलग बॉन्डिंग है, तो उस हिसाब से चीज़ों को किया जाता है। एक छोटे से ज़िले से पहुँचे सैनिक स्कूल में, हिंदी मीडियम से थे, टोटली बोर्डिंग स्कूल में आए, कैसे वहाँ पे एक बच्चा चेंज होता है, वो किसी को देखना हो तो सैनिक स्कूल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल्स जैसे होते हैं, वहाँ पे कई बार जो फैमिलीज़ हैं वो एफ्लुएंट फैमिली से बच्चे जाते हैं। सैनिक स्कूल में मोस्टली जो बच्चे होंगे वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से है। बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी है कि जब एंट्रेंस होता है सैनिक स्कूल का तो बच्चे आईएएस के भी होते हैं सब। डेफिनेटली होते हैं। और सब वहाँ पे ऐसे आगे के लिए देखें तो जिस डॉर्मेट्री में एक लाइन में 7th में मैं था, उसके तीसरी लाइन मतलब 9वीं क्लास में मेजर सलमान खान सर थे, और सेम हाउस में थे, मैं फंत हाउस में था, सर वहाँ पे थे। मैं 7th पे था तो मेरे 11th क्लास में कैप्टन मनोज पांडे सर थे, तो मेरे प्रेफेक्ट थे हाउस की, जो बाद में परमवीर चक्र विधायक हुए। ऐसे पब्लिक लाइफ के भी कई लोग थे जो साथ में आपके हैं और आज बड़े अच्छी पोजीशंस के हैं। तो उनके साथ में जब आप धीरे धीरे अपनी जर्नी को ग्रो करते हो और जब आप बाहर आते हो तो डेफिनेट सी बात है कि एक बॉन्ड बनता ही बनता है। वहाँ के टीचर्स वो आपको फैमिली की तरह मान जाओ, बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। केवल उनका संबंध केवल पढ़ाई तक नहीं रहता, वो आपकी इवनिंग स्टडीज़ में भी हैं, रात में भी आ रहे हैं, जो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें समान रूप से शामिल हो रहे हैं, तो बच्चे को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एक पर्सनालिटी का जो शेपिंग होता है उसमें बहुत मैटर करता है आपकी स्कूलिंग। नाउ आई कैन इंटरलिंक और कोरिलेट दी थिंग्स कि इवन बीइंग अ डॉक्टर, जिसको आज बहुत एक डिफरेंट नज़र से देखा जा रहा है, मतलब आई मीन नीड नॉट से, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन है, एंड स्पेशली जो एलोपैथ से आ रहे हैं, उनका पेशेंट से जो एक क्लोज रिलेशन होना चाहिए, जो कंफर्ट जोन होना चाहिए, वो बहुत मुश्किल में मिलता है। आपके साथ मैं देखता हूँ आपके पेशेंट के संग आपका कनेक्ट बड़ा स्ट्रांग होता है। अदरवाइज वो डरते हैं लोग कि मैं अपनी बात भी कैसे कह पाऊंगा जिस एक्सपर्ट के भी। वो कंफर्टेबल है एलोपैथ आयुर्वेद के साथ, कंफर्टेबल होम्योपैथ के साथ है, लेकिन कंफर्टेबल एलोपैथ के साथ बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो ये है कि पेशेंट से कनेक्ट आपका बड़ा स्ट्रांग है, मैंने पर्सनली देखा हुआ है। दूसरी चीज़ कि इवन बीइंग सो मच बिजी इन योर प्रोफेशन, आप कैसे वो जो एक नेशनलिस्टिक फीलिंग है, वो जो पैट्रियटिज्म है, वो जो कंट्री फर्स्ट का एटीट्यूड आपके अंदर दिखता है, वो बड़ा मज़ेदार है। जैसे मैं अभी पीछे बहुत सारे मैंने आपके उसमें पोस्ट देखे, इसमें शायद आपने कोई एक वो कमिटमेंट किया हुआ है कि जितने भी कानपुर के मंदिर हैं उनको क्लीन करने का आपकी पूरी टीम, शायद मुझे लग रहा है पनकी मंदिर का रिसेंट पोस्ट मैंने देखा था। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ज़रा, क्या था? हर साल एक दिमाग में चीज़ आती है कुछ जो कुछ नया किया जाए, रेजोल्यूशन लिया जाए। तो इस साल नए साल पे ये दिमाग में आया कि 12 महीने हैं, तो हर महीने एक मंदिर को अपनी टीम के साथ ही हम लोग उसको सफाई पे रखें। तो स्टार्ट हम लोग ने पनकी मंदिर से किया, और अभी फरवरी में हम लोग ने परमठाम मंदिर को क्लीन किया। आइडिया ये है कि आप सफाई तो हर दिन होनी चाहिए, बट एक मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि हमारा जो मेन जहाँ पे हमारी आत्मा बसती है, हमारा जो धर्म स्थान है, चाहे वो हम किसी भी मज़हब से, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। वहीं से एक मैसेज जाना चाहिए, क्लियर जाना चाहिए। और जहाँ तक सर ये इनकलकेशन है, ये उसमें स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है टुवर्ड्स नेशन फर्स्ट वाली जो बात है, वो स्कूल से सर
ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट फ्रॉम माय स्कूल उसकी ये फीलिंग होगी कि वो सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए तो ज़रूर ज़रूर कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में होगा वो सोचता जरूर है। इम्प्लीमेंटेशन वैरी हो सकते हैं कि हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाए, बट सोचते जरूर। सर, जब आप सोसाइटी की बात करते हैं, जब आप फैमिली की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, पेशेंट केयर की बात करते हैं, जब ये फीलिंग्स आती है तो आप बैलेंस हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय यूथ के साथ है, वो यहाँ पर थोड़ा मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जैसे एक्सपर्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ जाना चाहिए कि बच्चे करियर की प्रिपरेशन को लेकर के इतना सीरियस हैं कि वो सिर्फ एक ही बर्डर चल रहा है उनकी लाइफ का, बाकी सब खत्म हो गया। नीट के लिए जिस तरह से हमारे सामने अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, रैंक नहीं आई, सुसाइड जैसे केसेस आ रहे हैं। आज हम नीट को लेके ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन जेई वाला पार्ट है, उसमें भी यही हो रहा है। एक तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि बहुत महंगा है, मतलब आपका MBBS करना एंड गोइंग फॉर PG एंड हायर स्टडीज़ इज़ वेरी कॉस्टली। तो थोड़ा सा वो ज़रूर मैं चाहूँगा, क्योंकि अब तो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बहुत बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के खुद के प्लान है कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मेडिकल कॉलेज लेकर के आएंगे। तो अभी तक जो ये था कि नंबर ऑफ सीट्स कम होती थी, शायद मुझे लग रहा है वो भी बहुत बढ़ रही हैं। प्राइवेट, नेचुरल सी बात है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कंपेरेटिवली कॉस्टली है, लेकिन अगर एक नॉर्मल बच्चा जो इसका ये एस्पिरेशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने की जर्नी में क्या है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जो पहला डर है कि मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन उसके पेरेंट्स के संग भी है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ज़रा उस पर थोड़ी सी बात बच्चों तक ज़रूर जाना चाहिए। सो सबसे पहले तो जो एक ये फोकस चल रहा है ना कि केवल पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करना, तो ये जो पॉइंट है जो उस पर थोड़ा सा मैं उसका डिसएग्री नहीं कर। स्कूल में भी हमारे यहाँ साइंस स्कूल में पढ़ाई के साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उस पर बहुत ध्यान रखता है। जब आप सारी चीज़ों पर फोकस रखते हो तो ऑटोमेटिकली एक पढ़ाई एक पार्ट बन जाती है। मैं कई बार पब्लिक मंच पे भी मैंने बोला है, मेरे 12th बोर्ड में मेरे 60+ मार्क्स थे, 60.4 टू बी प्रिसाइज। अगर मैं ये मार्क्स बोलता हूँ तो लोग कहते हैं फिर आपने कैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करी। लेकिन बात यह है कि आपको आगे फोकस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, यही एक की है। आप आज अच्छा पढ़ रहे हो लेकिन आप कल अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, कल कहीं डिस्ट्रैक्ट हो, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है उस बात का। तो आप पढ़िए, बाकी चीज़ों पे भी फोकस रखिए। केवल पढ़ाई 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 करना, आप सवेरे स्कूल जा रहे हो, फिर कोचिंग जा रहे हो, फिर रात में फिर वो कर पढ़ाई कर रहे हो, तो बाकी चीज़ों से आप कट ऑफ हो। साथ ही साथ अभी आजकल जो कई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 10th आओगे तो आपको मैं कार दूंगा, नीट क्रैक करोगे तो आपको मैं ये गाड़ी दूंगा। यहाँ पे इस बात में कहीं ना कहीं रोक रहनी चाहिए कि एक यार्डस्टिक बना हुआ है कि आप ये करोगे तो यही। कई बोर्ड के टॉपर्स, स्कूल के टॉपर्स मैं देखता हूँ कि वो आगे बढ़े, उन्होंने नीट क्रैक किया, जेई क्रैक किया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो MBBS भी यही कहता है कि आप एक फोकस हैं, आप MBBS करें, उसके बाद आप अगर फोकस है तो आप BE करेंगे, आप फोकस रहेंगे तो आगे आप सुपर स्पेशलाइजेशन करें। तो फोकस, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी एक की वर्ड, नॉट ओनली स्टडीज़। आप फोकस रहेंगे सब कुछ करें। दूसरा, नीट को लेके एक नॉर्म भी समाज में बड़ा वो है कि बहुत महंगा है, मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। हाँ, बहुत महंगी है, पूरी जवानी खर्च होती है उसमें, उसमें तो बहुत महंगा है। मतलब वो महंगा नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन हाँ अगर हम देखें तो आपका टाइम टाइम, बहुत ज़्यादा और टाइम इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप ना किसी किसी के जीवन के साथ आप काम करते जाओ, तो उतना समय तो लगना ही चाहिए जो आपको मेंटली फिजिकल के साथ टफ करे कि आप किसी के इलाज कर सकें और उसको राहत पहुंचा सको। आज भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो फीस है वो अफोर्डेबल है, गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उसके बाद अफोर्डेबल है। अगर मैं बात करूं तो मैंने पूरी MBBS की पढ़ाई इधर अभी आपको जैसे बता रहा था 25 से 26 हज़ार रुपये में पूरी पढ़ाई हुई। 4109 में मुझे आज भी अपनी फीस याद है 1 साल की। तो ये पढ़ाई रही है। कानपुर में जब पढ़ने आया था MS करने तो फीस 17,000 रुपये थी। MCH करने गया तो 80,000 रुपये फीस थी पर थी। तो अगर मैं जोड़ लूँ तो ये तो तब चंद उसके अंदर ही हो जाती है पढ़ाई।
अपने जो महीने के खर्च हैं वो हर किसी का अपना अलग हो सकता है। वो हो सकता है कि हज़ारों में खर्च करना हो, वो तो पर्सनल उस पे है। तो जो मेडिकल की पढ़ाई का जो खर्च का जो हवा बनाया कि करोड़ में लगते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लगते हो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप कॉम्पिटिशन से जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट सी पे पढ़ रहे हैं, तो करोड़ पे नहीं लगते। और अब तो नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत डेफिनेटली अब वही बात है कि सीट्स इतनी बढ़ चुकी हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है तो सीट भी बढ़ी है। तो उसके हिसाब से ये कहना कि नहीं बहुत पैसे लगते हैं, मैं उसकी सैलरी नहीं करता। समय लगता है, लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इतना समय तो लगना ही लगना है। बिल्कुल। तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सर, आफ्टर MCH जब ये जर्नी स्टार्ट होती है आपकी, अब तो मुझे लग रहा है कि कितना साल हो गया होगा प्रैक्टिस को भी? 10 साल आपको 10 साल लगभग हो रहा है। 10 साल में एक दो ऐसे केसेस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हों, जहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं, फैमिलीज गिव अप कर देती हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, हम मिरेकल मानते हैं कि ये चीज़ कैसे वापस आ गई। कुछ ऐसा अगर कुछ एक्सपीरियंस हो सर जो आम पब्लिक तक जाए और ये पॉजिटिविटी आए कि वी शुड नेवर गिव अप। सर जैसे ना कई ऐसे स्पेशली अगर बात करें जो बहुत कॉमन है, हेड इंजरी के केसेस, ट्रॉमा के केसेस, तो उसमें कई बार जो है जब हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो ब्रेन की कंडीशन देखते हैं, तो लगता है कि क्या ये आईसीयू से वेंटिलेटर से कभी बाहर आएंगे। बट वहाँ पे मैं कहता हूँ एक डिवाइन मैंने कई बार इस चीज़ को फील किया है कि ये पेशेंट जो है क्या बचेंगे भी, ये सोचते रहे, लेकिन पेशेंट घर गए, जब घर में डिस्चार्ज करते हैं तो हो सकता है दिस टाइम के बहुत ज़्यादा होश में ना हो, उनको खाना पीना उनकी हम जो राइस ट्यूब से जो लली जाती है उससे दे रहे हो, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे कम वॉकिंग। सरप्राइज। और उसमें जो फैमिली मेम्बर्स का जो रिएक्शन होता है वो ट्रूली रिवार्डिंग। स्पाइन सर्जरीज के अंदर एक CB जंक्शन की सर्जरी होती है, पहले कानपुर में रेयर होती थी, मैं नया नया आया था, एंड देन उस टाइम पे एक दो पेशेंट्स थे जिन्होंने मेरे पे भरोसा जताया कि क्योंकि गए थे हायर सेंटर, और वहाँ से जो क्योंकि वहाँ पे भी केस लोड बहुत होते हैं, जो डेट्स मेरी वो 2 साल 2.5 साल की मेरी, क्योंकि केस लोड इतने होते हैं रेफरल सेंटर्स, तो दे केम टू मी, और फिर भी उनको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के उन सर्जरीज में ये बहुत रिस्क होता है कि पूरी तरीके से पैरालाइज होने का। ऑपरेट किया गया, कानपुर में ऑपरेट किया गया, एंड आज भी मेरे पास वो चलते हुए आते। और पेशेंट के जो फादर इन लॉ थे वो अब तो नहीं रहे उस दुनिया में, लेकिन उनके पास में थी, वो आके उन्होंने पूरी इकट्ठा कर। अब आप सोचिए कि ये जो अफेक्शन मिलता है, ये रिवार्ड है, ये अनइमेजिनेबल। मैंने एक बार उनसे पूछा भी अभी हाल फिलहाल में, 1.5-2 साल पहले जब वो जीवित थे, कि अंकल आप ये बताइए कि आप जब आए मेरे पास ऑपरेशन कराने तो छोटी सी क्लिनिक थी मेरे, इतना बड़ा ऑपरेशन आपने मेरे हाथ में कैसे दे दिया। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब सही बताएं, तो जब हम क्लिनिक में आ रहे थे, क्लिनिक छोटी थी, सब कुछ थी, मैं भी इसमें था कि ये ऑपरेशन डॉक्टर साहब से कराओ कि नहीं कराओ। अभी तो आए हैं 2 साल 3 साल हुआ है शहर में आए हुए, छोटा सा क्लिनिक है, अपना हॉस्पिटल भी नहीं है, तो इनसे कराओ कि नहीं कराओ। बट जब आपसे बात करी तो पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आई कि नहीं कराते हैं ऑपरेशन और बाकी प्रभु पे देखते हैं। एंड दैट इज द पॉइंट जिसको कहते हैं हम विश्वास। तो जो ट्रस्ट और विश्वास है दोनों लोग का, पेशेंट का भी और डॉक्टर का। थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक वापस चले, क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं कि कुछ प्लान, इसका मतलब हो कि बातें, कन्वर्सेशन, चीज़ें निकले। ये जो विश्वास शब्द आपने इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं बनारस का बड़ा तगड़ा कनेक्ट हो विश्वास, शिव का, शिवत्व का, बनारस की यादें, बचपन, छोटी छोटी बातें, अप टू क्लास वट एवर क्लास यू हैव बीन देयर। तो आप वाराणसी, लखनऊ और कानपुर, मुझे लग रहा है यूपी की वो 3 शहर हैं जिनका एक अलग ही मिजाज है। तो कैसा रहा वो, मतलब बचपन जो? सर बचपन सर मेरा बनारस से पास में रॉबर्टसन, तो काफ़ी पार्ट तो मेरा रॉबर्टसन में भी था। और
मैं पैदा बनारस में हुआ, घर का नाम भी मेरा बनारसी ही है ऐसे भी, आपके लिए और मेरा घर का नाम सब बनारस। अरे यार, तो इतने लोगों के बीच में घर का नाम भी चला जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरे मम्मी पापा जी उसे उसी नाम से बुलाते हैं, मदर तो उसी नाम से ही बुलाती है। भैया और दीदी हैं, वो जनू जो है मुझे अब शैलेश के नाम से बुलाने लगे, लेकिन मम्मी तो एज यूजल मुझे बनारसी के नाम से ही बुलाती है। ये तो कुछ तो रहा होगा बनारस का स्पेशल आवा अंदर हुआ। बनारस में से तो एक मिजाज है ना अल्लड़पन वाला, बहुत बहुत मस्त है। तो वो एक यूनिकनेस है वहाँ पे लोग जैसे ना, आप किसी से पूछने भी जाके दोपहर में कि भैया चल बा, अरे अभी खा के सुनते था। तो ये एक जो लाइन है ना सब वहाँ पे कि खाए हैं तो अभी आराम से हम सोएंगे, उसके बाद आराम से बात है। बाकी शहरों में होली 2 दिन 4 दिन की होती है, वहाँ पूरे साथ असल वो वहाँ पे वो जो मस्ती है ज़्यादा पूरे- त्यौहार वैसे ही चलते हैं, लंबे, बिल्कुल आनंदित तरीके से। और उसमें वहाँ के लोगों को बहुत जल्दीबाजी नहीं है उस चीज़, प्रयास में ना कभी तुरंत जाके ये करने ऐसा करने, ऐसा जल्दीबाजी नहीं, मस्त जो मस्तनवा शहर कहते हैं सब, तो वहाँ पे तो फिर MS कानपुर के बाद में तो वापस आप MCH के लिए चले गए तो कोयम्बटूर। तो फिर वो कानपुर ने ऐसा आपको इतने कम टाइम में ऐसा क्या दे दिया कि सर इसको इसी ले कहा सब प्रारब्ध और डेस्टिनी के बहुत विश्वास करते हैं। बिल्कुल MCH करने के बाद में जाना था मुझे वापस बनारस से, मम्मी पापा का भी यही था कि आएंगे यहाँ पे, एंड एज यूजल मोस्टली डॉक्टर्स अपने वन जॉब्स पे जाते ही रहते हैं। बट कानपुर में MS के दौरान भी काफ़ी जुड़ाव रहा, और हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि शैलेश तुम आओ यहाँ पे, एंड हम लोग देखते हैं करते हैं साथ में काम। देन आया, सर से बहुत सीखा, और चलो कहते हैं ना फिर यहाँ पे फिर यहीं का होके ही रह गए। और साथ ही साथ जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, जो सारे स्कूल का फ्रेंड सर्कल वापस आता है सारे स्कूल पे, तो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे थे, तो फ्रेंड कम फैमिली ही थे वो भी, तो वो भी एक बड़ा रीज़न रहा कि फिर यहीं के हो गए। और अब तो कल और सारा कुछ मैं तो ये कहूँगा कि ये कानपुर का एक तरह से देखा जाए तो नसीब है कि आई मीन आप जैसे लोग जिनका जो पब्लिक के बीच में जो इमेज है, जो प्रेजेंस है, जो ट्रस्ट है, वो बहुत अच्छा बोलता है। मैं बात करता हूँ लोगों से, उस चीज़ का पता चलता है। थोड़ा सा वापस हम लोग आते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा इश्यू है इस समय, जहाँ आपने वो बात शुरू की थी कि मैक्सिमम केसेस हेड इंजरीज के आते हैं इंडिया में। हेड इंजरीज या एक्सीडेंट बहुत होते हैं कंपेयर टू एनी अदर कंट्री वर्ल्ड की। मैसिव डेथ्स जो हैं वो इंजरीज से होती हैं। ये जो यूथ है जिसके लिए स्पीड ही सब कुछ है, डेटा से लेकर के बाइक तक या कार तक, कितने केसेस होते हैं कि वो मर्सिडीज में इस स्पीड में एंड देन दे कोलाइडेड। तो प्रिवेंशन केयर कैसे लेकर के चलें, आपके मैसेज मासेस तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर हेड इंजरी वाले में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो आजकल हमारे ये सुपर हाईवेज बने हैं, सुपर बाइक्स आई हैं, और जो बच्चे हैं आज उनको जो चीज़ें वो मान रहे हैं, अब पेरेंट्स उनको दे रहे हैं, बट उसके पीछे कोई देखभाल नहीं है कि वो कहाँ जा रहे थे। स्कूल्स में आप जाइए, बच्चे जा रहे हैं, आई बिलीव कि 17 साल से कम की एज है, तो कैसे वो टू व्हीलर्स पर जा रहे हैं, विदाउट हेलमेट जा रहे हैं। तो ना इस पे मैं Administration. कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए बिल्कुल। कि हेलमेट्स को तो आप बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य कराइए। लॉजिस्टिक इश्यूज हो सकते हैं कि भाई स्कूल बस नहीं आ रही है, पेरेंट्स नहीं फ्री हैं घर में छोड़ने के लिए, उतने लोग नहीं हैं, वो एक अलग विषय है उसके लिए, लेकिन हेलमेट्स तो बहुत ही ज़रूरी है। हेलमेट्स अच्छी क्वालिटी के, फ्रंट गार्ड के साथ में, स्ट्रैप के साथ में, ये बहुत ही मस्ट नीडेड। स्पीड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो हाईवेज हैं उस पर स्पीड गवर्नेंस जरूर होने चाहिए। हेड इंजरी के केसेस जो अभी आ रहे हैं वो इतने सीरियस पोजीशन में आ रहे होते हैं, या तो वो इस पोजीशन में होते हैं कि उनको बचाया ही नहीं जा सकता है, या बचाने के बाद भी पैरालिसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हेड इंजरी इस समय एक मेजर किलर की तरह सामने आ।
सबसे पहली चीज़ कि अगर ऐसा होता भी है तो आपको अर्लीस्ट जो गोल्डन आवर्स है उसके अंदर स्पेशलाइज सेंटर के अंदर 100% पहुँचना है। कई बार ये होता है कि हमें मान लीजिए फतेहपुर में एक्सीडेंट हुआ, तो एटलीस्ट वहाँ का जो सेटअप है जहाँ पे न्यूरो केयर की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे इतना ब्रांडेड उपचार कराएं एंड देन फिर मैं चाहूँगा ये पॉइंट और ज़्यादा एलाबोरेट हो। एक केस था मेरे एक रिलेशन में, उनको वो अभी के अंडर में आया था, बाद में केस है, इज़ वेरी फाइन फिट है। हाँ, तो ये जो गोल्डन आवर्स का रूल है कि विद इन दिस टाइम फ्रेम आना चाहिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। बीपी शूट करता है लोगों का, और बीपी जैसे ही शूट हुआ उनको प्रॉब्लम हुई और कहीं ना कहीं वो पैरालाइज और ये सारे जो कि इस पूरे पार्ट को अलॉन्ग विथ कि विद इन दैट गोल्डन जो आवर्स हैं क्या करना चाहिए, या प्रिकॉशंस, इमीडिएट प्रिकॉशंस अगर घर पे कोई कर सकता है वो क्या होने चाहिए, और दैट इज़ द प्रोसेस जो होना चाहिए उसका। और जैसे कि जो हम लोग एक तो डील करते हैं एकेडमी के अंदर और दूसरा हम लोग डील करते हैं स्ट्रोक के अंदर। तो स्ट्रोक इस समय, पहले तो होता था कि हम लोग 50+ पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखा करते थे, बट अभी स्ट्रोक का कोई एज लिमिट अभी मैं नहीं देख। छोटे छोटे बच्चों में हो रहा है, 20 साल, 30 साल, 10 साल, इसकी केसेस में स्ट्रोक हो रहे हैं। तो अगर हमें ये दिख रहा है कि अचानक से आवाज़ में बदलाव आ रहा है, चेहरा टेढ़ा हो रहा है, हाथ पैर चलने में दिक्कत हो रही है, कई बार केवल चक्कर आ रहे हैं, तो इन पोजीशंस के अंदर नॉर्मली ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से 4.5 घंटे तक अगर हम आते हैं हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल्स जहाँ पे सब कुछ सुविधाएं हैं, आज कानपुर शहर में न्यूरो स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स उपलब्ध थे हर क्षेत्र में, साउथ में है, इस तरफ भी है, हर तरफ है। तो वहाँ पे हम पहुँचे और जब आ रहे हैं और CT स्कैन हो रहा है, तो अगर उसके अंदर ये हो रहा है कि इश्केमिक स्ट्रोक है, मतलब कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से है, और अगर हम 4.5 घंटे के अंदर आ रहे हैं तो हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, बखत ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़े। हालांकि जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो हमें पहले बताने पड़ते हैं कि इसकी वजह से क्या और हो सकता है, और दूसरा उन क्राइटेरियाज में अगर फिट होते हैं तो उन इंजेक्शन तो दिया जाए। यूपी गवर्नमेंट ने भी अभी स्कीम लॉन्च करी है कि थ्रोम्बोलाइसिस जो स्ट्रोक के लिए या इवन हार्ट अटैक के लिए भी उसमें हम लोग जो है देते हैं इंजेक्शंस हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी। तो उन इंजेक्शन को लगने से काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो जाती। ऑल्सो जो हेमोरेजिक स्ट्रोक्स हैं, मतलब इसमें ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है, तो उन केसेस में डिपेंड करता है कि कितना बड़ा क्लॉट है और उस क्लॉट को हम लोग कैसे मैनेज करना है, या तो मेडिसिन से या सर्जिकली। बट डेडिकेटेड न्यूरो सेंटर्स इसमें एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, और कानपुर शहर में ऐसे डेडिकेटेड न्यूरो सेंटर्स हैं और पब्लिक को इमीडिएटली उन पे वो करना चाहिए। ये तो हो गया जब आप सफ़र कर रहे हैं उसके बाद आप जा रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर वे अगर देखा जाए तो लाइफ स्टाइल के साथ भी बहुत बड़े इश्यूज हैं। अगर एक कोई 10 साल का बच्चा है, उसके संग ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो प्रॉब्लम का रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ की ओर ले जा रहा है उसको। केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, शायद ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि स्लीपलेसनेस एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे लग रहा है कि एक 7-8 आवर्स होना चाहिए, वो इतनी मिनिमम हो गई है, वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो सर ये तो बात हो गई कि आप एक बार बीमार हो गए, आपको कोई भी इश्यू खड़ा हो गया, पैरालाइज या जो भी है, गोल्डन आवर में एंड पेशेंट को पहुंचना है, लेकिन हम उस स्थिति को आने ही क्यों दें? क्यों ना हम अपनी बेसिक जो बॉडी माइंड इक्विलिब्रियम है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। तो वो रूटीन क्या होना चाहिए किसी भी इंसान का, क्योंकि अभी रूटीन बहुत ख़राब हो चुके हैं, राइट फ्रॉम द फूड हैबिट टू स्लीप हैबिट, सब कुछ डिस्टर्ब है। मुझे लग रहा है कि कार्डियक से लेकर के न्यूरो से लेकर जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो लाइफ स्टाइल डिजीजेस जिसको हम बोल सकते हैं, वो लिंक कर जाते हैं। एक में जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक इंसान को दिन में
अब आई मीन आप उसका सही बता पाएंगे फिगर कि 3000 टाइम 3000 बार उसको अपनी कमर को झुकाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए चलते फिरते। शायद पहले घरों में जो झाड़ू लगाई जाती थी ये सब उसका एक एग्जाम्पल था कि उनको प्रॉब्लम कम होती थी। अभी तो ये ट्विस्ट करना बिल्कुल बंद हो गया है। और स्पाइन एक ऐसा इश्यू है कि आप 30 साल की एज का, 20 साल की एज का, 50 किसी का भी देख लीजिए, ज्यादातर हर चौथे आदमी को कमर में दर्द है। अब वो कमर में दर्द है तो मेडिसिन नहीं आप उसका नहीं कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसके लिए रूटीन में क्या करना है लोगों को, थोड़ा वो जानना बहुत जरूरी है। मैं तो सारी चीज़ों पे आता हूँ। सबसे पहले तो जो बच्चों में है, बच्चों में पोस्ट कोविड एरा जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मोबाइल पे, टीवी पे, स्पेशली मोबाइल पे, टीवी भी कम हो गया है, टीवी बहुत कम हो गया। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। कई जगहों पे मैं पूछता भी हूँ कि मोबाइल पे इतना क्यों लगे हुए हो? वो होता है सर स्कूल से होमवर्क आता है। तो सबसे पहले तो नीड ऑफ द आवर है ये है कि पहले स्कूल्स पे, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी कुछ पहल चालू भी हुई है कि शायद क्लास 4 या क्लास 5 तक के बच्चों को मोबाइल को होमवर्क नहीं दिया जाएगा, बट इसको आगे की क्लासेस में भी बढ़ाना चाहिए। जैसा पहले था कि जो आपको होमवर्क मिलने हैं वो स्कूल में मिल गए एंड देन आप उसको कंप्लीट करके लेके जा रहे हैं। तो मोबाइल को और टैबलेट को बच्चों की पहुंच से दूर करना पड़ेगा। बच्चों को बचपन से याद लगा दी जा रही है कि वो खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो पर्टिकुलर सॉन्ग देख के दूध पी रहे हैं, पर्टिकुलर स्टोरी सुन के वो दूध पी रहे हैं, पर्टिकुलर सॉन्ग देखते हुए वो खा रहे हैं। उनका पूरा फोकस टीवी पे है एंड देन वो खा रहे हैं अलग से। मतलब दो अलग अलग चीजें चल रही हैं। चल रही है, बिल्कुल सही बात है। तो वो जैसे एक मेडिकल साइंस में एक पावलोव का एक्सपेरिमेंट था यस। हम्म। कि बेल बजती थी हम्म। तो जो डॉग था वो सलाइवेशन करता था। तो एक कंडीशन रिफ्रेश की तरफ लेके जा रहे हैं कि जब तक वो सॉन्ग बनेगा नहीं, जब तक वो म्यूजिक ऑन नहीं होगा तब तक आप खाना नहीं खाओगे। और लोग उसको मेडिसिन की तरह देख रहे हैं, वैसे में एग्जैक्टली। और उसका रीजन ये है कि भाई हम जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं, केवल माँ और बाप हैं करने के लिए, दोनों वर्किंग है, देखने वाला कोई नहीं है। तो अब देखने वाला कोई नहीं है तो अब ये हो रहा है कि उसके बाद बच्चे को जल्दी से खिलाओ पिलाओ, खत्म करो और अपने अपने काम पे निकलो। तो एक तो ड्रॉबैक है कि ये इसमें जो समाज का ताना बाना है वो सुदृढ़ हो, मोबाइल से कट ऑफ करें, मतलब ये सारी चीजें लिंक्ड है। अभी लास्ट पॉडकास्ट में हमने इस पे काफ़ी डिटेल में एलाबोरेट किया था। मैं फिर उन चीज़ों को थोड़ा सा फिर बाद में बहुत कुछ है जो अभी आपसे इसी सवाल के संग जुड़ेगा। स्विट्जरलैंड ने 15 इयर्स के छोटे बच्चों का मोबाइल बैन कर दिया अगर 15 साल से कम है, नो मोबाइल। फ्रांस ऑलमोस्ट 60%, यूरोप में दे हैव वेरी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। चाइना में 2 आवर्स से ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर यूज़ कर रहे हैं तो पूरी ट्रैकिंग होगी, व्हाट आर यू डूइंग, इवन दैट 2 आवर्स बच्चों के लिए। हमारी कंट्री में भेड़ चाल है, इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ बढ़ गया है कि वो जो फोमो की एंग्जाइटी है ना, कि पता नहीं किसने में क्या कमेंट किया होगा, किसने क्या डाला होगा, 90% कॉन्सेंट्रेशन वहाँ रहता है। हम पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, मोबाइल एयरप्लेन मोड पे लगा हुआ है, वी आर समवेयर एल्स। ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत बड़ा ब्रेक हो गया है। तो प्लीज उन चीजों को फिर से वापस एक बार हम चलते हैं जहाँ पे आप सोशल ताना बाना और सोशल फैब्रिक की बात की थी, कैसे उसको वापस एक बार लाने की कोशिश करनी चाहिए इस सोसाइटी को। जब बच्चे हैं, बच्चे जो है वो आपके कहने से ज्यादा आपके एक्शन से सीखते हैं। जब माँ बाप खुद ही मोबाइल पूरे टाइम चला रहे हैं, रात में सो रहे हैं तो मम्मा का मोबाइल चल रहा है, पापा को मोबाइल चल रहा है, तो बच्चे भी तो सेम चीज देख रहे हैं। बच्चे अगर कुछ कह रहे हैं हम मोबाइल में देखते हुए बच्चे को जवाब दे रहे हैं। बच्चे की तरफ आई कांटेक्ट नहीं किया, मोबाइल एक साइड नहीं रखा, मोबाइल में देखते देखते हाँ ये कर लो। तो जब बच्चे देख रहे हैं कि जब हमारे पेरेंट्स ही लगातार मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वाई कांट वी। साथ से मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ में उनके ग्रैंड बच्चों के जो है ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रह रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स वो इकाई थे जो बच्चों के साथ जेल होके, बच्चों के साथ मिल के उनको कई चीजें खेल खेल में ही सिखा देते थे। सर वो दादी नानी की कहानियां याद हैं अभी तक। वो सब कई चीजें आपको वहीं पे वो सिखा दिया करते थे कि ऐसे करते हैं। मेरा ननिहाल बिहार में था, तो
हम वहाँ पे जब जाया करते थे स्कूल की छुट्टियों में, तो तब 1.5 महीने 2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी। ऐसे ही रहते। एंड देन वी यूज टू गो देयर, और वहाँ पे बिजली नहीं थी। तो और मैं जो है हाइडल कॉलोनी में रहता था, जहाँ पे मेरे फादर नर्सिंग डिपार्टमेंट में थे, तो बिजली की दिक्कत नहीं थी, ठीक था। बट वहाँ पे टोटली अलग था, वहाँ बिजली नहीं थी। बट वो तो 2 महीने हम रह के आते थे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बगीचे में सो रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं, और नानी के साथ जो टाइम स्पेंड करते थे, खेत में जो टाइम स्पेंड करते थे, गाय भैंस के साथ जो जाके स्पेंड करते थे टाइम, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो एक ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है, जो आगे आपके सही चल रहा है। बट दैट इज मिसिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को भेज दीजिए वहाँ पे जहाँ पे बिजली नहीं है, आप ऐसी जगह भेज दीजिए, खेत में भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए, बट कुछ ना कुछ पार्ट का तो लाइफ लर्निंग होनी चाहिए। वो खत्म है। बच्चों को जैसे बारिश आती है, नहीं बच्चे बारिश में नहीं जाना, मिट्टी में नहीं जाना, पैर में मिट्टी लग जाएगी, गंदे हो जाओगे, इसमें मत निकलना। हम पेरेंटिंग को भूल के हम पैम्परिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। फैक्ट है। तो और अपनी जो ड्रॉबैक्स हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा गैजेट्स दे देते हैं। तो बच्चों का जो सारा थॉट प्रोसेस है, वो सारा कुछ इसी में जूझता जा रहा है। तो जो उसका रेमेडी है, पहली चीज तो स्कूल से शुरुआत होनी चाहिए, जो एक सिंपल सा चीज कर सकते हैं कि नो होमवर्क्स ऑन मोबाइल। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट काफी हद तक चेंजेस ला सकता है। दूसरा जो नींद को लेकर है, जो शिफ्ट चल रही है हमारी, जो ओपीडीज के अंदर बहुत से पेशेंट्स आते हैं, जो फ्रीक्वेंट कंप्लेन होती है उनकी हेडेक्स की, कि मेरा सर दर्द हो रहा है। और सब मोस्टली जो हेडेक्स के कंप्लेंट्स हैं, वो लाइफस्टाइल की वजह से, उनकी शिफ्ट चल रही है, 12 बजे से रात को चालू हो रही है, सुबह 7 बजे तक चालू हो रही है। फीमेल्स में जो मोस्टली जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जो हार्मोन के जो जेनिस और नैडर है, जो टॉप और लो के हार्मोन के जो रेगुलेशंस हैं बॉडी में, वो इन्हीं टाइम में आते हैं। तो नाइट शिफ्ट स्पेशली फीमेल्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल्स को नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, उनका भी करियर है, सब कुछ उनको बिल्ड करना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस लेना है। अदरवाइज उसकी वजह से उनकी नींद कम होती है, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें दिक्कत आती है, वेट गेन होने लगता है। तो वो सारा का सारा सिस्टम ही दिक्कत करता है। लगातार कंप्यूटर चला रहे हैं, एक पोजीशन में बैठे हुए हैं, सर्वाइकल की दिक्कत आए, बहुत बड़ा। आई Cervical is very आई स्ट्रेन आने लगता है। तो एक मैं आपने कहा ना रेमेडी पे, तो मैं अपने ओपीडी में नॉर्मली एक पेशेंट से बोलता हूँ कि आप चाहे बैंक एम्प्लॉयज हैं, ऑफिस गोअर्स हैं, स्पाइन को लेकर, तो मेरा एक उनको वो एक हमेशा सजेशन रहता है कि आप एवरी 45 मिनट्स में अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए। ओके। आप बैठे हैं, आप बैंक में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, एटलीस्ट टेक अ 2 मिनट ब्रेक, आप टहले वॉक, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, एंड देन अगेन यू सिट डाउन। इवन इट इज सजेस्टेड कि मतलब इवन आई एम रिकॉलिंग कि अभी जब हम लोग स्टडी के पैटर्न पे बताते हैं, तो उसमें पूरा एक पैटर्न होता है कि 25 मिनट्स का एक वन गो पढ़िए, इसका बाद उठिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, जाइए फ्रिज खोलिए, एक चॉकलेट निकालिए, खाइए, अपने को बोलिए थैंक्स, एंड देन कम बैक एंड अगेन डू। तो वो ये जो ब्रेक्स हैं, ये बहुत तो जरूरी है। ये ब्रेक बहुत जरूरी है सर, स्पाइन के लिए भी। मतलब आप एक स्पाइन अकेले हड्डी नहीं है सर, उसके साथ में मसल्स भी हैं। मसल्स भी तो हैं। मसल्स का काम है कंट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कंट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। तो बॉडी एक पोजीशन में बैठी हुई है, आप एक बार गए, स्पाइन फुल रिलैक्स हुई, फिर आप बैठे अगेन, तो आपको वो नहीं, ये इतना बड़ा इश्यू है, मेजॉरिटी को चाहिए इसका क्योर। एक सिंपल मेनू सर, सिंपल मेनू है कि आप एक 45 मिनट्स बाद में एक ब्रेक ले लो। टू व्हीलर्स आप चला रहे हो, उसको एक इन मॉडरेशन चलाइए। आप एक दिन में 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर चला रहे हो, कुछ लोग आजकल तो लोग लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, उसको इन मॉडरेशन करिए। स्पाइन के लिए जो कुछ पोस्चर करेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है बिस्तर पे एक तेल लगा के टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल। मोटे मोटे तकिया लगा के हम टीवी देख रहे हैं, उसी पोजीशन में लगातार बैठे हुए हैं, मतलब टीवी के सामने, नेटफ्लिक्स के सामने, और जितना भी हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के सामने, हम एक टेक लगा के हम 12-12 घंटे बैठ जाते हैं। सर 90% घरों में सोफे जो हैं, वो सोफे नहीं रहे। वो सोफे का यूज प्रॉपर लेट के सामने टीवी है, और वो
सो भी जाते हैं उसमें, वो कॉमन सा हो गया है। और एक चेंजेस जो मैंने अपने घर में भी स्टार्ट किया कि मेरे घर में मेरे बेडरूम में टीवी नहीं है। दैट वाज अ कॉमन डिसीजन बिटवीन मी एंड माय वाइफ कि हम लोग बेडरूम के अंदर या जहाँ पे हम सो रहे हैं वहाँ पे हम टीवी नहीं लगाएंगे। तो उसका ये रहता है कि ठीक है, समटाइम्स आपका मन करता है कि आप टीवी देखें, ये करें, बट एक यूजुअल पैटर्न नहीं आना चाहिए इस चीज़ को लेकर। सर यू आर ब्लेस्ड विद ट्विन डॉटर्स, राइट? और हम जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं यू हैव वेरी लाइक आपके यंग दोनों बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस विद देम कैसे हो रहा है? सर मैंने भी कहा ना जैसे सर कि बच्चों को ना, बच्चे आपके एक्शन से ज़्यादा सीखते हैं। तो इसमें वाइफ का बहुत ज़्यादा योगदान है और उसने भी कुछ रूल्स बनाए हैं, अनसेट से रूल्स हैं, दोनों के बड़े कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ में रूल्स हैं कि हम लोग जो है बच्चों को जो है मोबाइल, उनको आदत अभी तक थैंकफुली नहीं पड़ी हुई है। अब इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं इसलिए ऐसी नहीं पड़ी, उन्होंने शायद देखा है कि जब उनसे हम बात कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो मोबाइल एक साइड पे है। ऑब्वियसली मेडिकल प्रोफेशन से हूँ तो बीच में फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आती हैं और कई बार दिमाग उधर जाता है, बच्चे उस समय शोर कर रहे हैं या बच्चे पापा का अटेंशन चाह रहे हैं, तो वाइफ कम्स इन हैंडी। वो समझ जाती है इस बात पे, वो इस बात को समझ जाती है, वो कहती है कि ठीक है बेटा, पापा के पास थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है। कहना ईजी है, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट शी टेक्स केयर ऑफ द थिंग्स। वेरी नाइस। और प्रैक्टिस में मैंने जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने चालू हुए तो इमरजेंसीज को छोड़ के मैंने मॉर्निंग वॉक्स बेसिकली इन्हीं के लिए छोड़ के रखा हुआ था कि उतना टाइम उनको देना है। बहुत जरूरी। ऑलरेडी ऑफर्स थे कि नहीं आप मॉर्निंग में हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए, बहुत से चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि बच्चों को थोड़ा वो टाइम एज ए डॉक्टर, क्योंकि कई बार आप शाम को आते हो बच्चे सो चुके होते हैं, तो व्हाट यू गेट इज़ मॉर्निंग आवर्स या जो संडे का टाइम है। तो मॉर्निंग आवर्स के अंदर मैंने ऐसा कोई अपना एंगेजमेंट नहीं रखा। बहुत बढ़िया। और जो बच्चों को लेकिन बेसिकली जो देख रही है वो वाइफ ही देख रही है, माँ देख रही है, और अपना उसने काफ़ी अपना करियर उसने उस पे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है। शी इज़ द बैकबोन ऑफ माई फैमिली। वेरी नाइस। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी घरों में ऐसा ही होता है कि माँ चाहे वो माँ डॉक्टर हो तो भी मैं तो सेक्रीफाइस ज्यादा है, तो जाके आप अपने प्रोफेशनली जो आपके कमिटमेंट है उसको भी सेक्रीफाइस कर रहे हो। शी डज द थिंग्स वेरी एंड स्पेशली साथ में मैं ऐड करूँगा कि इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारे घर में जो सहयोगी हैं, हाँ हाँ, जिनको हम हाउस हेल्प भी कहते हैं, बट दे आर मोर काइंड ऑफ अ फैमिली टू अस, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। सर एक मैं याद कर रहा हूँ, एक मीटिंग में मैं कहीं पर था तो वहां पर देयर वाज वन स्पीकर, ही जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, आप में से यहाँ 200 लोग बैठे हो, हाथ उठा करके ये बताओ कि आपके घर के जो सर्वेंट हैं उनके बच्चे किस क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितने लोगों को पता है? 4 हाथ नहीं उठे थे। नहीं सर, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। मैं इसमें एक करूँगा कि बच्चों को, जब बच्चे बहुत छोटे थे तो हमारे यहाँ पे एक हाउस हेल्प आई एंड वो घर पे जब आई तो जो है वो शी बिलोंग्स टू सम डिफरेंट स्टेट। जब वो आई लेकिन एंड उसने इतने प्यार से बच्चों को मेरे रखा, मैं कह रहा हूँ बच्चों के डेवलपमेंट पे सोशल फैब्रिक का बड़ा बहुत बड़ा रोल है। उसने बहुत ही प्यार से बच्चों को रखा। ऑल्दो शी बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, बट उसने सारे हिंदू कस्टम सिखाए बच्चों को। ये एक मतलब अलग सी बात है जो मैं बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ। शी वॉज अ क्रिश्चियन, बट उसने क्या राम जी हैं, क्या शिव जी हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे पैर छूते हैं, शी taught everything to my kids. That is the beauty of our कितना जरूरी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। and जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो वो आई थी तो वो 12th पास थी। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ना चाहती हो, देन शी सेड यस। को लगा भी शायद ऐसे ही कह रहे हैं, बट विद गॉड ग्रेस और मेरा जो बहुत ही अजीज दोस्त है सुनील कड्यार, तो उनके कॉलेज से उठकर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। हमारे साथ रहते हैं तो उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया एंड अभी तो वो हमारे साथ 5 साल रही एंड देन अपने अभी वापस अपने स्टेट गई है, तो उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो वहाँ पे गई है। तो मुझे लग रहा है कि हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है
कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ है। हैप्पीनेस इंडेक्स है जो हम अंदर हैं वही हम बाहर हैं। वेरी अगर आप एक फैब्रिकेटेड फेस लगा करके जिंदगी को बिता रहे हैं तो आप खुद अपने आप में स्ट्रेस में रहोगे, आप खुद इनकम्प्लीट रहोगे। नेचुरल फ्लो में रहिए। तो वो जो एक सवाल पीछे आया था कि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच का जो एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो बड़ी मुश्किल हो गई है अब। उनके बीच का जो एक कंफर्ट जोन है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। शायद उस पे आप कुछ बोलेंगे कि ज्यादातर आपके फ्रेटर्निटी के लोगों को, जिनसे पेशेंट एक साइकोफियर में रहता है, नहीं, डेफिनेटली उसको कैसे उस जो ब्रिज है उसको उसका सब मेन है, रिड्यूस किया जाए। कम्युनिकेशन इज द की। उसमें होता क्या है कि जब पेशेंट हमारे पास में हमारी ओपीडी के डोर से अंदर आ रहे हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। तो जो पेशेंट आते हैं वो सोचते हैं डॉक्टर साहब तो टाइम वाइम कम देंगे, जल्दी से इनको अपनी बात पूरी पूरी बात बता दो। तो वो अपनी बात भी बता रहे हैं, साथ में अपनी पुरानी रिपोर्ट्स भी निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं अपने प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट, और भी जितने सीनियर लोग हैं, मैंने भी अपने सीनियर से ही सीखा, देखा कि मैं तो पहले कहता हूँ पहले आप बैठ जाओ, अपनी बात बता दो, अपनी रिपोर्ट्स एक किनारे रख दो। आप अपनी बात बता दो पहले, उसके बाद रिपोर्ट्स देखोगे। प्रोफेसर जो मेरे थे, उन्होंने मुझे ये सिखाया भी, मैंने अपने कई बार कहा भी है कि इलाज तो मरीज का होना है, रिपोर्ट का नहीं होना है। अब कई बार रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें मुंह से कई बार निकल जाता है कि ये पेशेंट कहाँ पे है, मतलब बेड पे तो नहीं है, आईसीयू में तो नहीं है, और पेशेंट कहते हैं सामने सर मैं ही पेशेंट हूँ। तो वहां पे ये जो बात चलती है ना कि इलाज जो है वो पेशेंट का होना है, रिपोर्ट का नहीं, वो बिल्कुल तो बैठती है। तो सबसे पहले आप पेशेंट से बात करिए, पेशेंट की बात सुनिए, उसके बाद भी उसकी रिपोर्ट्स देखिए, तो आधी बात आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। बाय दैट टाइम पेशेंट भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि जो हम बात कहना चाहते हैं हमारी बात सुनी जा रही है, ध्यान से सुनी जा रही है, एंड देन उसके बाद आप। हीलिंग में बहुत बड़ा रोल इसका भी है। और दूसरा, डॉक्टर्स को नॉर्मली ये कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट से ना उनकी लैंग्वेज में जहाँ तक संभव हो बात करें। बात कर आई एम ब्लेस्ड कि मैं पैदा हुआ यूपी में, बनारस में, तो और मेरा ननिहाल बिहार में, तो भोजपुरी बनारस की जो लैंग्वेज है वो, स्टडीज यस, लखनऊ का थोड़ा अवधी टच, फिर अब कानपुर का टच, देन तमिलनाडु के अंदर तमिल, फिर केरल में मलयालम। तो ये सारी लैंग्वेजेस को, और दोस्त मित्र जो थे वो पंजाबी, तो वो सारी लैंग्वेज का एक थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने से, उनकी बातें सुनने से, और जो जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ बहुत वहाँ पे बहुत से पूर्वांचल के लोग आते हैं, गोविंद नगर है पास से, फजाबी कम्युनिटी भी बहुत आती है, कानपुर देहात से बहुत लोग आते हैं। तो जब आप उनकी लैंग्वेज में बात करते हो ना, तो दैट मेक्स अ कनेक्ट। वेरी नाइस। थोड़ा सा अब हम चलेंगे समापन की ओर। इतना बिजी शेड्यूल, वेयर यू हैव टू नर्चर योर किड्स, वेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेशेंट। आपका जो ब्रेन चाइल्ड है डेल्टा, उसको भी आपको नए हाइट्स पे भी ले जाना है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो उसकी भी इंसेंट स्टेज ही है, बहुत आगे जाना है उसको, बहुत कुछ होना है। जिस तेजी से आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, अप स्किलिंग, अपग्रेडिंग, सब कुछ चाहिए, मशीन से लेके मैन तक। सर्जरीज में एआई, इमेजिन, रोबोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। क्या कुछ ये चीज़ें हैं प्लान में, फ्यूचर में इनबिल्ड करने का हॉस्पिटल में? क्या कुछ है जो अभी नई चीज़ें हैं जो प्लान में हैं आपके, इनको जल्दी लेकर के आना है? सर मोस्टली जैसे स्पाइन सर्जरी के अंदर अभी लेटेस्ट इंडोस्कोपिक स्पाइन चल रहा है, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट वे बैक 2 to 3 years बैक ओनली। ओके। और डेल्टा हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सेट्स, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सेट कर रहे हैं। अभी रोबोटिक स्पाइन काफ़ी ज़्यादा इन वोग है, और इन फ्यूचर डेफिनेटली हम उसमें भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। मेरा जो एक लॉन्ग ड्रीम है कि कानपुर शहर में रिहैबिलिटेशन की सुविधा नहीं है। नहीं, तो और रिहैबिलिटेशन मतलब कि एक सिंपल, मैं फिजियोथेरेपी सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर एक लंबा चौड़ा इंफ्रा की जरूरत पड़ती है, ऐसा कंप्लीट कंप्लीट, कि स्पाइन के पेशेंट्स जो चल नहीं पा रहे हैं, स्ट्रोक के पेशेंट जो चल नहीं पा रहे हैं, डिफरेंट कोमोबिडिटीज के कारण पे चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे वापस से टुवर्ड्स देयर फीट
विद रोबोटिक एक्सोस्केलेटन के साथ में लाके एक उनको पूरा वो एनवायरनमेंट देके, जो सर्टेनली शहर की सीमा के अंदर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रा। दूसरा, ये न्यूरो और साइकेट्री से भी है, अभी जैसे आपसे मैं डिस्कस भी कर रहा था कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है अल्कोहलिज्म और डिफरेंट सब्सटेंस अब्यूज़ को लेकर, तो उसका एक प्रॉपर जो डी एडिक्शन और रिहैब होना चाहिए, तो कानपुर लैक करता है उसको। बिल्कुल। तो स्पेशली इन दो चीज़ों को लेकर मेरा विजन है कि इन फ्यूचर विद लाइक माइंडेड लोग हम लोग इसको बनाएं और बढ़ाएं और इसके आगे काम करें। जरूरत है, नीड ऑफ द आवर। ट्रीटमेंट तो एक पार्ट है ही, बट ट्रीटमेंट के बाद में जो रिहैबिलिटेशन करना है उसको अच्छा करके वापस से सोसाइटी में लेके आए, तो उस पार्ट पे काम करने की ज़रूरत भी है और वो हमारे फ्यूचर प्लान्स का भी है। बिल्कुल परफेक्ट। सी बहुत सारी कोशिश की जाती है, बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की जाती है, बहुत सारे डायमेंशंस को टच करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इतना कुछ होता है ज़िंदगी में कि वो पूरा नहीं हो सकता है, वो कभी कवर नहीं किया जा सकता है। स्पेशली अगर आप 1 घंटे का पॉडकास्ट प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा चलेंगे। हॉबीज़, इंटरेस्ट, मी टाइम जो हर इंसान के पास होना चाहिए, शायद हम सब उसको ज़रूर प्लान करके चलते हैं और वहाँ पर चला जाता है वो कुछ, जैसे आई लाइक राइटिंग पोएट्री, या किसी को सिंगिंग पसंद है, या किसी को कुछ और। तो अभी यहाँ पर हम डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह से डॉक्टर हटा देते हैं और हम उस शैलेश को टच करना चाहते हैं जहाँ पर मी टाइम मतलब क्या है। मी टाइम से मेरा मतलब है सर कि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, हिंदी नॉवेल्स का मुझे बहुत शौक है, मुझे लिखने का शौक है, कविताएं भी लिखता हूँ। अरे वाह। तो सर उसकी डायरी भी है और कभी जब भी वक्त मिलता है तो लिख देता हूँ कुछ कुछ अपने आँख से भी, मतलब लिखता भी हूँ, कई बार उसको सोशल मीडिया पे भी डालता हूँ, कई बार वो लिख के ऐसा ही यूं ही पड़ा रहता है, तो उसका शौक है। फिल्में देखने का शौक है, तो फिल्में सर जो मनपसंद पहले तो थिएटर में जाके देखने का इच्छा होती थी, या मी टाइमर कहें तो मुझे अगर ऐसा स्पेंड करना हो कोई वो, तो एक सिंपल कमरे में आराम से मैं अच्छी सी अपनी मूवी लगाऊं और उस टाइम पे मतलब आई डोंट वांट एनीवन टू कम अराउंड, वो मेरे थॉट्स और मेरी मूवी या एक अच्छी नॉवेल। जरूर न्यूरोसर्जरी ने थोड़ा सा ये पैशन खींचा है, क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसा मूवी देखो, नॉवेल देखो या कुछ करो, देयर कम्स अ कॉल। इवन व्हाट आई एम फाइंडिंग, आपका फोन कंटिन्यूअस वाइब्रेशन में है लेकिन वो बज रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इट्स अ टाइम टू लाइक रैप अप, हम यहाँ पर खत्म करते हैं। कोशिश करेंगे अगर पसंद आता है, और बहुत कुछ और है जो समाज इस पे लाना है। कहूंगा कि वाइफ मेरी कहती है कि जितना आप कहते हो, जितना आप पेशेंट्स को सजेस्ट करते हो, उतना फॉलो भी करते हो कि नहीं करते हो। कोशिश करता हूँ, कुछ कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, एटलीस्ट आई एम योर ह्यूमन। नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं आप, मतलब अदरवाइज ज्यादातर लोग तो कन्फाइंड टू देयर ओन जोन है, लेकिन आप जिंदगी के इतने सारे आयाम को टच कर रहे हैं कि वो दिख रहा है। और मुझे अब सोशल मीडिया पे भी आप नजर आ रहे हैं, वहां पर भी दिख रहे हैं। आपने आज कितना, सी टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड स्पेशली पीपल लाइक यू, आज आपने इस पूरे टाइम को स्पेंड किया, शेयर किया हमारे संग, और मुझे लग रहा है कि वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू यू दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, क्योंकि यहाँ उनको बहुत सारी चीज़ें वो मिल रही हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो सर, थैंक यू वेरी मच, और आज इसको यहीं पर रैप अप करते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी एक और बेहतर पॉडकास्ट आपके साथ लेकर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जनरली हम जैसे लोग ये बोलते नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ ज़रूरत है बोलने की तो बोल रहे हैं। थैंक यू।